ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से। और अब हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। हम हमेशा सेमिनार्स देख रहे होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं। हमेशा कहा जाता है कि बच्चों की तालीम के साथ तरबियत का भी इंतजाम करना चाहिए, इनकी तरबियत पर भी फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ अब जो चीज़ें हैं ना, हमने कुछ डिफरेंट करना शुरू कर दिया। डिफरेंट क्या करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां ना दूसरों पर थोपना शुरू कर दिया। जो पेरेंट्स है वो कहते हैं जी हम स्कूल्स में इतनी ज्यादा फी पे कर रहे हैं, इतना कुछ पे कर रहे हैं, उसके बावजूद बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही। जबकि टीचर्स की तरफ से ये कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत ज्यादा बेहतर तरीके से पेरेंट्स ही कर सकते हैं। एक माँ जो है उसकी पहली जो दर्जगाह है वो उसकी गोद है। बच्चा पहला जो सब सीखता है या पहला लफ्ज जो बोलना सीखता है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, और वो जो चीजें उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो हमने एक दूसरे की जिम्मेदारियां जो हैं, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालना शुरू कर दी, और हम चाहते हैं कि अगर हम पे कर रहे हैं, हम फी अच्छी दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की तरबियत भी हो जाए। लेकिन तरबियत की वजह से बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं दोनों तरफ से। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत कितनी ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, उस्ताद की क्या जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा ज्यादा वक्त अपना टीचर के साथ भी गुजार रहा होता है। कि आप स्कूल में देखें, उसके बाद आप ट्यूशन चले जाते हैं, अपने कारी साहब के पास चले जाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपके स्पोर्ट्स टीचर के साथ आपका वक्त गुजर रहा होता है। तो किस तरह से इन तमाम चीजों को हम देख सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मैरी परवेज साहिबा मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैरी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वालेकुम अस्सलाम। यस इंडीड, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ना मुलाकात करके दोबारा से। मेरी हमारा टॉपिक बड़ा अहम है और आजकल इस पे बात भी बहुत की जाती है कि बच्चों की तरबियत की जाए। तो क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है पहले तो? अच्छा, पहली बात तो ये कि देखिए पेरेंटिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर हम पेरेंटिंग के एस्पेक्ट्स को अगर देखें कि किस किस तरीके से एक बच्चे की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है और कैसे वो उसकी जो पर्सनालिटी है या जो पेरेंटिंग स्टाइल, मेथड, स्ट्रैटेजीज हैं वो उसकी पूरी जिंदगी पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा होता है, उसकी करियर चॉइस से लेकर उसके रिलेशनशिप चॉइसेस को लेकर उसकी ओवरऑल इमोशनल वेलबींग जो है, उसके अलावा लर्निंग। तो ऑब्वियसली अगर हम स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि किसका क्या रोल है और कितना रोल है, तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है इन इटसेल्फ, जिसको हम निगेट नहीं कर सकते। हाँ जी, अगर आप उसको अब एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो फॉर श्योर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आजकल कन्वीनियंस देख रहे होते हैं, विच इज़ अ लिटिल अंडरस्टैंडेबल। वाई? क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मली आजकल जो है हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है दैट बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। अगर दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं या दोनों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी अपनी ज़िंदगियों में भी कुछ मसरूफ़ हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया तो उसकी ग्रूमिंग, उसकी एजुकेशन, उसका जो ब्रॉटअप है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल ले ले, जो कि इन इट सेल्फ आई थिंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना है, जैसे कि अभी आपने भी बात की। एक कॉन्सेप्ट या एक थियोरी है जिसको हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे हाथ से ये माइक गिर जाता है या पेन गिर जाता है तो मुझे क्योंकि पता है यहाँ पे तीनों और लोग खड़े हुए हैं, तो रादर देन पिकिंग इट माई सेल्फ मुझे ये उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशन होगी कि कोई और मेरी मदद कर देगा। तो इसी तरह से जब हम किसी सिचुएशन के अंदर होते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज होता हुआ देखते हैं। और ये जो एजुकेशन वाला मामला है ये फिलहाल जो है वो उसी तरीके से नजर आता है कि पेरेंट्स को लगता है कि टीचर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, स्कूल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले जिसके अंदर वो ग्रूम भी कर रहे हैं बच्चे को और पढ़ा भी रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि बच्चे को ज्यादा होमवर्क भी दिया जाए, क्योंकि ज्यादा होमवर्क अगर मिलेगा तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। बच्चा जो है वो उनको ऑब्वियसली काइंड ऑफ मे बी नैग भी कर सकता है, तंग भी कर सकता है कि मुझे हेल्प आउट किया जाए इन होमवर्क्स। सो इसीलिए आजकल अगर आप नोटिस करें तो स्कूल की ये एक कॉमन पॉलिसी बन गई है कि होमवर्क जो है वो कम से कम या कोशिश करनी है कि देना ही नहीं है, ताकि बच्चे ज्यादा काम जो है वो स्कूल में करें और पेरेंट्स को तंग ना किया जाए। जो कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए, कन्वीनियंस को ढूंढते हुए ये सारी जो बर्डन है वो स्कूल के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। और मैरी आपने नोट किया होगा जब बच्चे सारा होमवर्क अपने स्कूल टीचर के साथ करके आते हैं, कंप्लीट करके आते हैं, ये घर में आके अपने ट्विटर के पास कर लेते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों में जो गैप है वो ज्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिल रहा बच्चों से बात करने का या पूछने का कि बच्चा क्या कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि टीचर जितना भी अच्छा है या जितना भी वक्त दे रहा है, फिर भी आपको बच्चों को आपकी प्यार की, आपकी मोहब्बत की, आपके अप्रिसिएशन की जरूरत होती है? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू नो व्हाई? क्योंकि हमने बच्चों को ये सिखा दिया है अब कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको अपनी माँ या बाप की जरूरत नहीं है। आप डिपेंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, चीजों पर, सिचुएशंस पर। एक बच्चा जब रोता है आज तो हम उसको एक
फोन की स्क्रीन दिखा देते हैं जिसके अंदर कोई पोम चल रही है, कोई उसके अंदर आपने कार्टून्स लगा दिए हैं, कोई आपने उसको सीरियल सीजन लगा कर दे दिया है, और अब वो बच्चा ये समझता है कि मैं अगर स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं अगर रो रहा हूँ, क्रैंकी हूँ, इरिटेटेड हूँ, तो मुझे मेरी माँ या बाप के इमोशनल सपोर्ट की नहीं, बल्कि मुझे एक फोन की जरूरत है जो कि मुझे एंटरटेन करेगा और मेरा टाइम किल हो जाएगा। फिर उसके बाद आज जो आपने वो द वर्ड दैट यू यूज्ड के बच्चे और पेरेंट्स के अंदर एक गैप आ गया है। हमने ये गैप खुद क्रिएट किया है, हमने उनको ट्रेन किया है कि वो हमारे साथ जो है उनको वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है, या अगर वो हमारे साथ वक्त नहीं गुजारते तो क्या और एवेन्यूज है जहां पर वो ये चीजें कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक जो मैं सुन रही थी इसी बारे में, पेरेंटिंग के ऊपर, और हमने ये देखा कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन बच्चे जो हैं रिलाई कर रहे हैं ऑन आउटसाइड रिलेशनशिप्स, ऑन ड्रग्स, ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि उनको रिलीफ या प्लेजर दे रहे हैं, जो कि उनके पेरेंट्स से उनको नहीं मिल रहा, बल्कि वो एक आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्स है। तो ऑब्वियसली जब एक बच्चा जो है वो आदी हो जाएगा या वो ट्रेन हो जाएगा, उसको पता है कि मुझे जरूरत नहीं है इन दो इंडिविजुअल्स की जो कि मेरे साथ हर वक्त रहने चाहिए हैं, या मुझे उनकी कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सटर्नल सोर्सेज को देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आपने बहुत ही अहम पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट किया है कि जनाब ड्रग्स की तरफ बच्चे ज्यादा जाना शुरू हो गए। आपने देखा हमारे बच्चे स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं। एक वक्त होता है, ठीक है, आपको कुछ चीजों की स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपका करियर होता है, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन हमने देखा कम एज में स्कूल गोइंग बच्चे भी कह रहे होते हैं हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो क्या समझती है उसकी एक रीजन ये है कि पेरेंट्स के साथ जो दोस्तियां हैं वो इतनी नहीं रही, और जो बच्चा है वो अपनी चीजें नहीं बता पा रहा है, वो अंदर ही घुट घुट के अपनी चीजें खुद ही सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो क्या एक रीजन डिप्रेशन, एंजाइटी की ये भी है? बिल्कुल, एक तो ये भी प्राइमरीली हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द रीजंस इज कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक दूसरी जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक बच्चा जो है, अब क्योंकि इवन हम अपने यंग टीनेजर्स को देखते हैं कि वी ऑल हैव, अगर किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं है तो आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर उनको इमीडिएट एक्सेस है टू द एंटायर वर्ल्ड। अब बच्चा जो है वो सुबह उठते साथ जब वो एक अपने फोन को ओपन करता है और उसमें देखता है कि ना सिर्फ वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन वो 50 लोगों की स्टोरीज भी देख रहा है, उसके अंदर वो पोस्ट भी देख रहा है और न्यूज फीड वो चल रही है। दैट्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ब्रेन की, इंसानी दिमाग की एक सर्टन कैपेसिटी है, और अगर आप उस कैपेसिटी से बाहर जाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन है या जितने लोगों के बारे में गॉसिप है या जितनी कोई नई चीजें हो रही हैं या जो कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है वो सब कुछ मुझे सुबह के अपने फर्स्ट 20-30 मिनट्स के अंदर मिल जाए, तो वो दैट इज समथिंग दैट काइंड ऑफ पुट्स द ब्रेन इन अ हाइपर मोड, जिसके अंदर वो एकदम से इंफॉर्मेशन इतना प्रोसेस कर रहा है। एक स्टोरी आपने देखी जिसके अंदर लेट्स से कोई सैड न्यूज चल रही है, नेक्स्ट स्टोरी के अंदर आप कोई एनिमल क्यूटनेस की वीडियो देख रहे हैं, और उसके नेक्स्ट स्टोरी के अंदर देयर इज समथिंग एल्स। तो इससे पहले कि दिमाग आपकी कोई इसी एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, उसको प्रोसेस करके, उसको इनग्रेन करके, उसका कोई मीनिंग निकाले, उससे कुछ सीखे, उसके आप बिल्कुल एक सेकंड के अंदर ही आप उसको एक नई इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द किड्स, ऑब्वियसली इट्स फॉर द पेरेंट्स टू, एंड इट्स फॉर एवरीबडी एल्स एज वेल, कि हमारी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी बन गया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जो कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से बाहर है। ठीक हो गया। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड होती है ये भी आपके लिए मसाइल का बायस होती है। सोशल मीडिया इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। मैं जब भी सोशल मीडिया की बात करती हूँ मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही होती है, हर चीज का फायदा भी होता है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा, आप देखें छुट्टी वाले दिन आप खुद नोट कर लें, आप अगर एक वीडियो देखना शुरू होते हैं तो 3-4 घंटे के बाद आपको एहसास होता है कि आप मुसलसल, मेरी ऐसा है ना कि आप मुसलसल एक ही काम कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया देखी जा रहे हो, उसके बाद आपको डिप्रेशन होता है और आपको लगता है कि आप तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, कामयाबियां इनको मिल रही, खुशियां इनको मिल रही है, हर चीज इनको मिल रही है, कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आपको नाशुक्री, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आप पे अटैक कर लेती हैं। माहिर नफ्सियात जो हैं आजकल बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, हमें साथ साथ मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, हमारी ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। माँ और बच्चे, अगर मेरी दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो नहीं, पेरेंट्स और टीचर का, तो आप क्या समझती हैं दोनों की जिम्मेदारियां क्या है? स्कूल की हद तक अगर बात की जाए, जब तक बच्चा स्कूल में है, टीचर किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी तरबियत कर सकते हैं, और पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पेरेंट्स जो हैं वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है आपकी बिटवीन द एज ऑफ, सिंस यू आर बॉर्न
तब से लेकर आपकी एज ऑफ 3, 4, 5 जब तक आपने बच्चे को स्कूल में नहीं डाल दिया। वैसे तो इसका स्ट्रेच हम जो है वो 0 to 6 के ऊपर कर सकते हैं, बट क्योंकि आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि 2.5 साल के बच्चे को भी लोगों ने स्कूल में डाला होता है, जो कि इन इट सेल्फ एक डिबेट है कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास पेरेंट्स मजबूर हो गए ना, जो अच्छे स्कूल से वो कहते हैं कि बच्चा आपका पैम्पर में हो लेकिन वो हमारे स्कूल में बैठा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्कूल के साथ साथ लेकिन मेरा ख्याल है कि इवन पेरेंट्स जो है वो उनको वही बात है कि कन्वीनियंस है, कि उनको पता है कि अच्छा ठीक है मैं क्योंकि घर में शायद उस तरीके से बच्चे को टेम नहीं कर सकता या बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, तो बेहतर है कि मैं स्कूल डाल दूं और बस ठीक है वो उसने 8 घंटे वहां पे रहना है। पेरेंट्स को भी थोड़ी सी प्राइवेसी, सुकून और रिलैक्सेशन मिल जाती है और बच्चा भी जो है वो अपना थोड़ा बहुत जो है वो सीख लेता है। लेकिन पहली बात यह है कि बच्चे की जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो घर पर होती है, बच्चे पेरेंट्स के साथ होती है। उसके बाद जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है जिसके अंदर उसने लोगों से मिलना है, नेटवर्क करना है, उसने दोस्ती बनाना सीखना है, उसने कैसे उठना बैठना है, लोगों के सामने वो देखना है, उसने अपनी रोल प्लेइंग सीखना शुरू कर देनी है कि कैसे वो जब बाहर कहीं पे होता है तो उसने कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। ये वो चीज़ें जो वो बाहर सीखता है, तो दैट मीन्स कि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और आप दोनों की चीज़ों को जो है वो एक के ऊपर दूसरे को हम निगेट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा रोल आई थिंक पेरेंट्स और टीचर्स का दोनों का कोलैबोरेटिव है वो ये है कि अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 60-70% पेरेंट्स और टीचर्स को सेम पेज पर होना पड़ेगा। Why I say this is because जब बच्चा घर से जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं जो टीचर कहेगा वो आपने सुनना है, वो आपने उनकी बात माननी है। अक्सर ऐसा होता है कि टीचर ने कोई बात की और बच्चा जब घर आता है तो पेरेंट्स उसको आगे से ये कहते हैं कि नहीं नहीं टीचर ने ये जो स्पेसिफिक बात की है ना ये गलत है और ये मेरी आप बात माने। तो वो एक गुड कॉप बैड कॉप सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर बच्चा जो है वो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है कि मैंने किसकी बात सुननी है, एक्चुअली किस कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ मैंने जाना है कि अम्मी अब्बू की बात सुननी है या टीचर की बात सुननी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे लेकर आ रहे हैं अगर पेरेंट्स उसको सुन रहे हैं और अगर वो उससे डिसएग्री भी करते हैं तो रादर देन एकदम बच्चे के सामने बोला कि नहीं तुम्हारी टीचर तो फलाना और उन्होंने सही तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उससे बेहतर ये है कि आप उनके साथ डिस्कस करें कि ओके अच्छा टीचर ने अगर ये बात की है तो लेट्स फाइंड इट आउट, और फिर आप उनके साथ मिलकर कुछ काम करें, उनके साथ मिलकर गूगल करें। सब चीजें जो है वो टीचर और स्कूल के ऊपर मत छोड़ दें या बच्चे की नॉलेज के ऊपर मत छोड़ दें। मैंने यहाँ पे आप ये देखें ना, पेरेंट्स अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक आप कहते हैं कि जी किस तरह से संभालें, किस तरह से तरबियत करें, एक क्लासरूम है जिसमें 25 बच्चे हैं और कोई और खातून या कोई और मर्द किस तरह से उनको उस तरह से ट्रीट कर सकता है जैसे आप कर रहे होंगे। तो ऑफकोर्स आपको भी थोड़ा देखना चाहिए 25 बच्चों पे या 20 बच्चों पे या 15 बच्चों पे वो किस किस को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं। और बच्चे मुख्तलिफ भी होते हैं सबसे। मेरी थोड़ा सा बताइएगा बच्चों के हवाले से, बच्चे थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, जल्दी से चीजें वही अडॉप्ट करते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। हम अच्छी बातें सिखा तो रहे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते। तो आपको क्या लगता है सिखाने की हद तक बच्चे अच्छी बात को समझ के दिमाग में बिठा तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को प्रैक्टिकल पहले वो सारी चीजें करनी चाहिए और फिर बच्चों को बताना चाहिए कि ये अच्छी चीजें हैं, इनको अडॉप्ट करना अपनी लाइफ में लेके आना बड़ा जरूरी है? सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा किसी चीज से सीखता है तो वो ऑब्जर्वेशन है। आप जितनी मर्जी उसको बातें सुना दें, जितनी मर्जी हम उसको टॉक्स बता दें, जितना स्कूल के अंदर चाहे वो लेसन्स जो है वो ले अपने टीचर्स से या कोचेस से, वो जो देखता है वो ज़्यादातर वही चीज़ जो है वो अडेप्ट करके उसको परफॉर्म करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसने साइंस की किताब में पढ़ा है कि आपको 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए और आपने 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने हैं। बच्चा ये देखता है कि उसके घर के अंदर ये ऐसा तो कोई माहौल है ही नहीं, आप रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह आप एक्सपेक्टेड है कि आपने 12-1 बजे सोकर आपने सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठ जाना है और नोबडी इज रियली सेइंग एनीथिंग टू देम। अब इसका मतलब ये है कि घर के अंदर जो लाइफस्टाइल है, जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और अगर मैं कॉम्प्रोमाइज के वर्ड को अगर चेंज करके एडजस्ट भी कह दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का लाइफस्टाइल बेहतर हो, उसकी स्लीप अगर प्रॉपर है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, उसका मूड बेहतर होगा, उसकी एफिशिएंसी एट स्कूल बेहतर होगा, और फिर इवेंचुअली जब आप 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाएंगे तो जब टीचर्स कंप्लेन करेंगे कि वो बच्चा जो है बहुत लेजी है और वो काम ठीक तरीके से नहीं करता, तो आपको पता होगा कि इसका वाई क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। कि जब हमें ये पता है कि इसकी रीजनिंग जो है वो उसके एक्शन के अंदर है या उसके लाइफस्टाइल के अंदर है, तो तब हम उसकी एफिशिएंसी को भी बेहतर कर सकते होंगे। बच्चा जब मैं कहूँ कि ऑब्जर्वेशन से सीखता है तो इसके अंदर ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई ऐसे एक्शंस या हमारा कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि हम जो बातें कहते हैं उसके बरक्स है,
तो इसका मतलब फिर ये होगा कि बच्चा आपकी बात को ना ट्रस्ट करेगा और ना ही आपकी बात को अहमियत देगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि आप जो कहते हैं वो आप करते नहीं हैं। हाँ। तो इसलिए एक्शन बिहेवियर आपका जो है वो बहुत जरूरी है बच्चे के लाइफस्टाइल को भी डिटरमिन करने में। ठीक है मेरी, हमने अक्सर बहस करते लोगों को देखा है, जब पेरेंटिंग की बात आती है तो हम ज्यादातर कहते हैं कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की होगी, इसके पेरेंट्स ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की होगी। वालिद का क्या रोल होता है? वो किस हद तक, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं, फादर होते हैं, वो कहते थे जनाब हमारा काम तो कमाना है, लाना है, इनकी फी पे करना है, ये काम तो माँ का है। माँ अक्सर कहती कि भाई मैं किस हद तक समझाऊं, वालिद साहब ने कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता है कि फी पे कर दी है या सारी जरूरत की जो चीजें वो दे दी है तो काफी है। तो क्या समझते हैं दोनों पार्टनर्स का कितना अहम किरदार है? अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते आई वाज गिविंग दिस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू अ वेरी बिग कंपनी, और उधर एक तकरीबन दिस पर्सन जो कि अपने 40s के अंदर होंगे, उन्होंने कुछ बात करते हुए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इमोशनली एक्सप्रेस इसलिए नहीं करना आता क्योंकि हम अपनी अम्मी को तो कह सकते हैं आई लव यू, लेकिन अब्बू को नहीं कह सकते क्योंकि अब्बू तो कभी वापस कहेंगे भी नहीं। तो आप ये सोचें कि एक इंसान जो कि प्रोफेशनल एक्सपोजर, अपनी उम्र, अपने एक्सपीरियंस के अंदर इतना आगे चला गया हो, उसके बावजूद भी उसको ये रियलाइजेशन होती है कि मैं एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे अब्बू जो थे वो मेरे साथ प्यार का इजहार नहीं करते थे। तो ये इतना जरूरी है कि आप एजुकेशन दे दें अपने बच्चे को, आप उसको बेस्ट लग्जरीज दे दें दुनिया की, लेकिन अगर आपका एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है अपने बच्चे के साथ, आप अगर कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, उसको नहीं एनकरेज करते कि वो एक्सप्रेस करे, तो ये एक ऐसा बर्डन या बैगेज है जो वो अपनी लाइफ के अंदर लेकर चलता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। हाँ, और एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हाँ, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हमारे एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं और हर बंदा एक्सप्रेस करता है, वो किसी ना किसी तरीके से उसका अपना एक तरीका होगा जो कि उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर एवरीबडी हु इज लिसनिंग, अगर आप पढ़ें ऑफ द 5 लव लैंग्वेजेस, लव लैंग्वेज क्या है? कुछ लोग होते हैं जो कि वर्बली एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि किसी को प्रेजेंट्स देकर, गिफ्ट देकर एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्ट ऑफ सर्विस करेंगे। एक्ट ऑफ सर्विस इज के फॉर एग्जांपल मुझे अंदाजा है कि अब आप बाहर से आए हो और आप थके हुए हो गए तो मैं आपको एक पानी का ग्लास लाकर दे दूं, सो दैट्स माय वे ऑफ शोइंग लव एंड केयर। देन देयर कुड बी अनदर वे व्हिच इज ऑब्वियसली फिजिकल, आप अपने अम्मी अब्बू को हग करते हैं, यू गिव देम अ किस और समथिंग, सो दैट्स अ फिजिकल फॉर्म ऑफ लव। तो ये वो सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप जो है अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तो वो अपने आप के बारे में प्रॉबेबली उतना अवेयर नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी है उसे। और अगर फिर अब आप अपने एक्शंस को देखना शुरू करें, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि मैं कैसे अपना प्यार जो है वो इजहार करता हूँ या मैं अपना गुस्सा भी कैसे दिखाता हूँ, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे जब उनको गुस्सा आता है। वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो दे डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप, वो कहते हैं जी हमें कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है, दैट्स देयर वे ऑफ शोइंग एंगर। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्बली अब्यूजिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली अब्यूजिव हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो चीजों को उठा फेंक रहे होंगे। तो ये हर बंदे का, हर इंसान का एक इंडिविजुअल तरीका है अपना प्यार, गुस्सा, अपना कोई भी इमोशन जो है वो एक्सप्रेस करने का। तो आई थिंक कि वो जो आपका क्वेश्चन था कि पेरेंट्स का, स्पेशली अगर फादर है तो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक जनरल कंप्लेंट ऑफ किड्स जो है वो ये है कि हमारे अब्बू हजरात जो है वो हमसे ज्यादा बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, और दूसरा बात पे डांट देते हैं हर बात पे। हाँ, कभी उनको एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा, तो क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो हम भी इसीलिए इतनी हेजिटेशन के अंदर भी एक्सप्रेस नहीं किया। तो वो जो पेरेंट्स, आई मीन फादर और बच्चे का जो गैप है वो ऐसा ही रह जाता है कि पूरी जिंदगी वो सोचते ही रहते हैं कि मैं कैसे अब्बू को बताऊं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और वो कभी बता नहीं पाते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मैरी, आपकी कीमती वक्त का बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कम वक्त में एक्सप्लेन किया है। और आज जो एक मैसेज है वो अबू हजरात के लिए कि काइंडली अपने बच्चों को उसी तरह से लव यू टू कहा करें, उन्हें हक किया करें, उनके माथे पे बोसा दिया करें उन्हें, उससे उन्हें एहसास होता है कि अब्बा जी जो है वो भी इसी तरह से प्यार करें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।